Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel that is Vidya Economics Mantra. Students, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए मेनली 3 मेथड्स होते हैं बच्चे। कौन कौन से? सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड इनकम मेथड एंड थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। पहले हम समझेंगे कि ये वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, देन उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड अपनी वीडियो की सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वैल्यू एडेड मेथड के साथ। जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, वैल्यू एडेड, यानी कोई भी कमोडिटी में वैल्यू का ऐड होना। ठीक है, सो उस मेथड के थ्रू जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं सो उसे कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, या फिर इसको प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, वैल्यू एडेड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स, मीन टू से दैट रॉ मटेरियल्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स में जब वैल्यू ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वीट ये एक फार्मर के पास था। अब इसको ये वीट जो है ये जा रहा है मिल में, और ये क्या बनने जा रहा है, फ्लोर। क्या बनने जा रहा है, फ्लोर। सो अब जब ये गेहूं जब आटे में कन्वर्ट होगा सो इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। वैल्यू ऐड कैसे हो जाएगी, क्यों? क्योंकि माना इसका प्राइस अगर ₹50 था, सो अब इसका प्राइस तो 50 नहीं रहेगा, अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा, ₹70। ठीक है, अब यहां से जब फिर फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जाएगा, ये मान लिया कि इससे क्या बनने जा रहा है, ब्रेड बनने जा रही है। सो अब इस ब्रेड का जो प्राइस है वो किस बेस पे होगा, क्या इसके बेस पे होगा या फिर और ज्यादा एडेड होगा, और ज्यादा एडेड होगा। ठीक है, मान लिया इस ब्रेड का जो प्राइस है वो 80 हो गया। सो इसमें क्या होती जा रही है बच्चे, वैल्यू ऐड होती जा रही है। वैल्यू क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। सो इस मेथड के थ्रू जब भी हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, सो उसको कहा जाता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी जब वैल्यू ऑफ आउटपुट से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा देते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को हटा देते हैं, सो उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। सो ध्यान रखना है, वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होती क्या है आपकी, वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन टू से दैट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कैसे निकलती है, अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अभी चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक मीन टू से दैट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को डिडक्ट कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि स्टॉक में कितना चेंज आया है। ठीक है, कई बार आप लोगों को दिया रहेगा क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट। सो आप क्वांटिटी इंटू प्राइस कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद प्लस कर देंगे उसमें चेंज इन स्टॉक को, जो कि क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अंडरस्टूड? एक चीज ध्यान रखनी है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, इन टर्म्स को आप सेपरेटली यूज नहीं करोगे, ये टर्म्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। एक्सपोर्ट्स किसमें इंक्लूड होगा, सेल्स में, क्योंकि जब भी हम सेल्स की बात करते हैं बच्चे तो सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स। सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स। हाँ, अगर वो डोमेस्टिक सेल्स बोल रहे हैं देन यू विल ऐड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। ठीक है, और अगर ओनली सेल्स आया है तो आप एक्सपोर्ट्स को अलग से इंक्लूड नहीं करोगे। फिर है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स मीन टू से दैट जब भी आएगी टर्म इंटरमीडिएट
कंजम्पशन। जब भी ये टर्म आएगी बच्चे तो आपको अलग से इंपोर्ट्स को ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज इंपोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। या फिर आपको आ जाएगी टर्म परचेजेस। यानी जब भी परचेजेस आया मीन टू से दैट उस परचेज में इंपोर्ट्स भी इंक्लूड है। हाँ, डोमेस्टिक परचेजेस आया तब इंपोर्ट्स को अलग से इंक्लूड करोगे, लेकिन अगर परचेजेस टर्म या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन टर्म आया सो आप लोग इंपोर्ट्स को अलग से इंक्लूड नहीं करोगे। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चे कि जब भी आपको वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालनी होगी, सो नेशनल इनकम निकालना मीन टू से दैट उस एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं? NNP@FC। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे करा रखे हैं। जो भी एग्रीगेट्स होते हैं उसमें मैंने आपको बताया भी है कि नेशनल इनकम मीन टू से दैट NNP@FC एंड डोमेस्टिक इनकम मीन टू से दैट NDP@FC, ठीक है। अब आप वैल्यू एडेड मेथड से जब निकालोगे आंसर मीन टू से दैट जो मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले को अप्लाई करके जब आप आंसर निकालोगे सो यहाँ पर जो निकलेगा दैट विल बी GVA@MP। जो टर्म निकलेगी वो क्या होगी? GVA@MP, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब ये वाला एग्रीगेट तो हमने करा ही नहीं था जब हमने 8 एग्रीगेट्स करे। सो बच्चे ध्यान रखना है GVA@MP इज इक्वल टू GDP@MP होता है। यानी आपको क्या मिल रही है टर्म? वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? GDP@MP या फिर उसको आप GVA@MP कहते हो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। सेम नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? NNP@FC हमें निकालना है। जो टर्म हमारे पास आएगी GDP@MP उससे हम कैसे निकालेंगे? आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में हमें कहाँ जाना है? ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस डेप कर देंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो हम क्या कर देंगे? प्लस NFIA कर देंगे। देन उसके बाद हमें MP से FC पे जाना है तो हम क्या कर देंगे? माइनस NIT कर देंगे। ध्यान है ना आप लोगों को? ये इसके थ्रू हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि NNP@FC निकालिए, NDP@FC निकालिए, GNP@MP निकालिए। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या डिडक्ट करना है और क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें रिलेटेड एग्रीगेट्स मैंने कराए हैं प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। देन उसके बाद आप लोगों को ये प्रॉपर्ली समझ आएगा कि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड एग्रीगेट्स को जानने के लिए। और बिना रिलेटेड एग्रीगेट्स और किस तरीके से आप लोग किस टर्म से किस टर्म पे जा सकते हो, क्या ऐड करके क्या डिडक्ट करके, जब तक आप लोग वो नहीं जानोगे तब तक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो सबसे पहले आप लोगों को एग्रीगेट्स को जानना बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, वैल्यू एडेड मेथड को मेजर करते हुए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन से होते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को आप कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे नेशनल इनकम में। आर नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब भी हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करने जा रहे हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दे हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उन्होंने अभी बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करा है, ठीक है। द फर्म्स आर यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू एडिशन होनी बाकी है उनमें और अभी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करा है। सो दैट्स व्हाई इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट, दैट इज सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज ऑफ किसकी? सेकंड हैंड गुड्स की कभी भी इंक्लूड नहीं की जाएगी नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो
तभी ऐड हो चुकी थी जब इन्होंने अपना बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस करा था। और अब अगर हम सेकेंड हैंड वैल्यू भी इनकी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सो वहां पर क्या हो जाएगा, काउंटिंग जो है वो डबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैल्यू काउंट हो चुकी है नेशनल इनकम में। सो ध्यान रखना है, नेशनल इनकम में किसी भी तरीके की सेकेंड हैंड गुड्स की सेल्स एंड परचेज को ऐड नहीं करते। बट अगर बच्चे टर्म आती है कि कमीशन जो लिया गया है, कमीशन ऑन सेकेंड सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो उसको आप ऐड करोगे, लेकिन सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को ऐड नहीं करोगे, कमीशन को ऐड करोगे। अंडरस्टूड। अब थर्ड पॉइंट है बच्चे, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन में सर्विसेज जो यूज हो रही हैं, जिसको हम डोमेस्टिक सर्विसेज कहते हैं, उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि क्लियरली उसकी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ के द्वारा दी जाने वाली सर्विस उसकी फैमिली को, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट ही नहीं होता। सो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं हो रहा, सो हम उसको ऐड नहीं करेंगे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हुए। फाइन, ध्यान रखना इस चीज का। देन उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज आएंगी तो वो इंक्लूड नहीं होंगी, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इंक्लूड नहीं होंगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, चाहे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही हो रहा है, लेकिन उसकी वो जो आउटपुट है वो एक करंट फ्लो में चल रहा है, सो दैट्स व्हाई उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। लेकिन अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस करी जा रही हैं, सो वो नहीं होगी क्योंकि उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। इसकी मार्केट वैल्यू है, सर्विसेज की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है डोमेस्टिक सर्विसेज की, लेकिन आप अपने घर में जितना भी गुड्स यूज करते हो उसकी मार्केट वैल्यू है, आपने वो खरीदा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। देन फिफ्थ पॉइंट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, यानी अपने ही घर के लिए, अपने ही मकान के लिए उसकी जो रेंटल वैल्यू है उसको इम्प्यूटेड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू मीन टू से दैट यहाँ पर उस जो उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ओनर ने जो हाउस, यानी उसकी जो वैल्यू है उस हाउस की, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। अंडरस्टूड। देन उसके बाद है चेंज इन स्टॉक्स। चेंज इन स्टॉक्स ऑफ गुड्स, जिसको इन्वेंट्री स्टॉक्स कहते हैं, वो इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में। ध्यान रखना है, चेंज इन स्टॉक्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। क्यों होते हैं ये इंक्लूड, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन का क्या है, पार्ट है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें रखने हैं। ध्यान रखना है इन बातों का कि किस किस को इंक्लूड नहीं करना और किस किस को इंक्लूड करना है नेशनल इनकम को काउंट करते हुए वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। ठीक है, सो अगर बच्चे आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, सो यू कैन कमेंट बिलो, आई श्योरली क्लियर योर डाउट रिलेटेड टू दैट। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को काउंट करते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है हमारे सामने वो होती है डबल काउंट की प्रॉब्लम, यानी डबल काउंटिंग हो जाती है प्रोडक्ट्स की। सो जानते हैं कैसे होती है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। फार्मर है, फार्मर ने वीट सेल किया, क्या सेल किया बच्चे, वीट सेल किया, वो उसने किया ₹50 का, किसको, मिलर को। ठीक है, अब ये मिलर ने क्या करा, बेकर को सेल करा, क्या, वीट तो करेगा नहीं, क्योंकि ये वीट जो है वो क्या होगा, मिल में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, फ्लोर में। अब उसने ये फ्लोर सेल करा किसको, बेकर को, कितने का, 70 का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 70 का सेल करा। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब ये जो बेकर है ये डायरेक्टली तो वहां पर आटा पहुंचाएगा नहीं कंज्यूमर के पास, बेकर उसको फिर कन्वर्ट करेगा, उसकी वैल्यू में फिर एडिशन करेगा। सो ये यहाँ पर बेकर ने ब्रेड बनाकर ₹100 की बेच दी, किसको, कंज्यूमर को। अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे आएगी, अगर आप लोग इसको भी ऐड कर लेते हो, ये वीट की वैल्यू को भी अगर आपने ऐड कर लिया और यहाँ पर आपने फ्लोर की वैल्यू को भी ऐड कर लिया एंड देन आपने ब्रेड की वैल्यू को भी ऐड कर लिया, सो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 220।
अब ये जो 220 आई है वैल्यू, ये जो ₹220 आया है, इसमें वीट यहां पर भी इंक्लूड हो गया और यहाँ पर भी इंक्लूड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 50 से 70 रुपए जो हुआ था, इसमें 20 का एडिशन हुआ था। वो 20 का एडिशन किसने करा था? ये मिलर ने करा था। क्यों? क्योंकि उसने उस गेहूं को आटे में कन्वर्ट करा था। ठीक है, सो हमने यहाँ पर लेकिन क्या कर दिया, डबल काउंटिंग कर ली, उसको वहां भी ऐड कर लिया, वीट की वैल्यू यहाँ भी ऐड हो गई। और ये जो 220 है, इसमें सबकी वैल्यू डबल डबल बार क्या हो गई है, ऐड हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये जो फाइनल जो हमारी वैल्यू निकली है वो गलत निकली है। सो दैट्स व्हाई हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जा रहे हैं, सो कितनी वैल्यू ऐड हुई है हमें वो ध्यान रखना है कि यहाँ 50 का था, इधर 70 का हो गया, 20 की वैल्यू ऐड हो गई, 70 का था, देन 100 का हो गया, उसकी वैल्यू कितनी ऐड हो गई, 30 ऐड हो गई फिर। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 50, ये यहाँ पर कितने का था, 50 का था, फिर वैल्यू कितनी ऐड हुई, 20 एंड देन 30। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तब हमारी फाइनल वैल्यू ब्रेड की आ जाएगी। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये वैल्यू ऐड होती हुई जा रही है और हमें इसको एज इट इज उठाकर ऐड नहीं करना है, फाइनल वैल्यू को देखना है। ठीक है, फाइनल कितनी वैल्यू आई है उस वैल्यू को देखना है कि जैसे यहाँ पे ब्रेड का प्राइस 100 आया है, इसमें वीट का प्राइस भी ऐड है, इसमें फ्लोर का प्राइस भी ऐड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कैसे वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम लोग नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है एंड कौन कौन से प्रिकॉशंस है जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, और कौन सी ऐसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि नेशनल इनकम को काउंट करते हुए आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। आई होप यू लाइक माय वीडियोस एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू